हाय एवरीवन, अगर आप जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और अपना बिजनेस जीएसटी एक्ट की कंप्लायंस करते हुए कैरी आउट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से तो अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट के अंदर आपको एक कंसेशन, एक बेनिफिट डेफिनेटली दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म के अंदर। लेकिन जितनी कंडीशंस आज की डेट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर लगाई हुई है तो एक ये सीरियस क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सही में गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देना भी चाह रही है। और सिर्फ अगर अपन लॉ की बात छोड़ें तो आज की डेट के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर्स है जो जीएसटी के अंदर प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर रहे हैं वो जिन कंडीशंस के बेसिस के ऊपर आपका आईटीसी डिनाई करते हैं तो वो कंडीशंस एक्चुअली इवन लॉ के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्वेश्चन और सीरियसली हमारे सामने आ जाता है और साथ के साथ आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग भी पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल तो रहा है, लेकिन अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो हमें उसे बहुत सोच समझ के और सूझबूझ के साथ लेना होगा। क्योंकि अगर हम किसी गलत तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करके उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें इन फ्यूचर हो सकता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़े और साथ के साथ हमारे ऊपर पेनल लाइबिलिटीज भी आ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फूड्स एंड बेवरेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को समझेंगे। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या आपको फूड्स एंड बेवरेजेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अगर मिलता है तो किन कंडीशंस के अंदर मिलता है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जैसे आपके ऑफिस के अंदर कॉफ़ी मशीन्स है, इन सब के अगर आप रेंटल्स पे कर रहे हैं तो क्या इन सब चीज़ों के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे आज के डिस्कशन को शुरू करने के लिए हम सेक्शन 16 की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं कि सेक्शन 16 ये बोलता है कि अगर आप कोई भी इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो आपका उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर आप सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर कोई फूड्स एंड बेवरेजेस अगर मैंने कोई पर्सनल कंजम्पशन में यूज़ कर ली तो उसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैंने कोई उसे बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ किया तो मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ सेक्शन 16 की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लेते हैं तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और लिटिगेशंस को फेस करना पड़े और आपके उसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं। तो जब बात आती है फूड्स एंड बेवरेजेस और ऐसे ही कुछ और आइटम्स की तो एक सेक्शन 17(5) जो कि बात करता है ब्लॉक क्रेडिट की, वो बहुत रेलिवेंट हो जाता है। ये ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? सेक्शन 16 तो चाहे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करता हो, लेकिन जो सेक्शन 17(5) है वो ये बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है, मैं उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दूंगा ही नहीं, चाहे वो आप पर्सनल यूज़ में करें, बिजनेस यूज़ में करें, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो इन्हीं आइटम्स की लिस्ट के अंदर एक फूड्स एंड बेवरेजेस भी इंक्लूडेड है कि फूड्स एंड बेवरेजेस आप पर्सनल यूज़ में करें चाहे बिजनेस यूज़ के अंदर करें, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि चलो ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जा रहा, लेकिन फूड्स एंड बेवरेजेस तो बहुत बार मेरे बिजनेस यूज़ के अंदर भी आता है कि मान लीजिए आप बहुत बार अपने क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज़ को या और भी कोई स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें लंच पे या डिनर्स पे लेके जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर जीएसटी लगता है तो उसके ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलता है। या उसके अलावा बहुत बार इन ऑफिस भी बहुत टीम्स ओवर एंड अबव जो ऑफिस टाइम्स है उसके अंदर काम करती है तो उनके लिए भी बहुत बार खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर की जाती है, तो क्या इन सब केसेस के अंदर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहे हो। तो जब सेक्शन 17(5) ने उसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया तो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, चाहे वो चीज़ें आपके बिजनेस यूज़ के अंदर आ रही हो, चाहे वो इन सब नेचर की भी हो। गवर्नमेंट का ऐसा स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करने का एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कुछ सोचना चाहूँ तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल नेचर और बिजनेस नेचर में डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल है कि अगर किया भी जाए तो उसमें से कितना पर्सनल नेचर है और कितना बिजनेस नेचर का है, और क्या उसके अंदर एक्चुअली में कोई डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश किया भी जा सकता है कि लोग कहीं पे बिजनेस यूज़ दे के उसे पर्सनल के अंदर कंजम्पशन करते रहे। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट ने बाद में लिटिगेशन से बचने के लिए इनिशियली ही एक्सक्लूड कर दिया कि इसको तो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर देंगे ही नहीं। तो मे बी एक लॉजिक गवर्नमेंट का ये हो सकता है कि फूड्स एंड बेवरेजेस को किसी भी पर्पज़ के यूज़ के लिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको फूड्स एंड बेवरेजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो एक्चुअली में इस फूड्स का और बेवरेजेस का मतलब क्या है कि क्या कहीं पे जीएसटी एक्ट हमें बताता है कि फूड्स क्या है और बेवरेजेस क्या है। क्या फूड्स के अंदर मान लो अगर मैं कल मार्केट से जाके मसाले भी खरीद के लेके आता हूँ किसी यूज़ के लिए, तो क्या वो मसाला भी फूड्स के अंदर कवर होगा। या फिर बेवरेजेस के अंदर अगर मैं डिस्कस करूँ तो क्या मैं एक पानी ला रहा हूँ तो पानी भी क्या बेवरेजेस के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ को हमें समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फूड्स एंड बेवरेजेस के अंदर एक्चुअली कवर क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फूड्स का मतलब क्या होता है।
तो क्या जीएसटी एक्ट में कहीं पे फूड को डिफाइन किया गया है? तो जीएसटी एक्ट कहीं भी फूड को डिफाइन नहीं करता कि फूड का मतलब क्या है। अगर कोई एक्ट स्पेसिफिकली किसी टर्म को डिफाइन नहीं करता तो उसका एक इंटरप्रिटेशन, हम इन जनरल अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन है, हम उसे लेके उस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो अब अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग में फूड का मतलब समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि कोई भी एक चीज़ जो प्रिपेयर्ड हो, मतलब एक तरह से जो चीज़ बना चुके हो आप, मान लीजिए आप कोई सब्जी बना चुके हो, कोई चावल बना चुके हो, कि जो चीज़ आप कुक कर चुके हो, करी बना चुके हो जिसकी, उसका फूड मतलब होता है। जैसे कि ये मसाले वगैरह आइटम होते हैं जो अनकुक्ड है, अभी जिन्हें अभी यूज़ करना है फूड की प्रिपरेशन के लिए, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आप जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है फूड की उसके थ्रू जाएंगे तो आपको एक नैरोअर डेफिनेशन मिलेगी। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक ब्रॉडर डेफिनेशन हो सकती है फूड की, कि फूड के अंदर काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन हम लें और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हम इंक्लूड करें। तो अगर हम ऐसी एक ब्रॉडर डेफिनेशन बनाते हैं तो फूड के अंदर क्या कुछ आ सकता है? फिर तो फूड के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। घी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, आटा आ जाएगा, चीनी आ जाएगी, मसाले आ जाएंगे, दालें आ जाएगी। तो ऐसे करके इसकी एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन फूड की भी बनाई जा सकती है। और अगर आप सीबीआईसी की तरफ से इशूड एक सर्कुलर देखेंगे जो कि 2018 के अंदर इशू किया गया था, सर्कुलर नंबर 75, तो वो ये बात करता है, उसने फूड आइटम्स के अंदर इन सब चीज़ों को भी मेंशन किया है, घी, आटा, दालें, इन सब चीज़ों को भी मेंशन किया है। तो जो फूड की ब्रॉडर डेफिनेशन है उसके अंदर इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है जो सर्कुलर सीबीआईसी की तरफ से इशू किया गया है। तो जो नैरोअर डेफिनेशन और ब्रॉडर डेफिनेशन है उनमें से किसको लिया जाए उससे फर्क ये आएगा। अगर नैरोअर डेफिनेशन ली जाती है तो आपका आईटीसी कम आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट होगा, और अगर आपकी ब्रॉडर डेफिनेशन ले ली जाती है तो आपका आईटीसी बहुत ज़्यादा आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन 17(5) के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फूड्स के ऊपर आईटीसी को, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो नैरोअर डेफिनेशन है उसे यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। ये जो चीज़ें अनकुक्ड चीज़ें हैं जैसे दालें और चीनी, घी, ये सब चीज़ें इसे रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि ये वर्ड्स फूड्स के साथ एक बेवरेजेस वर्ड्स को भी यूज़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसे यहाँ पे एक नैरोअर मीनिंग मिल रहा है और कम आइटम्स के ऊपर आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे ओपिनियन से सिर्फ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ये चीज़ कोर्ट के अंदर टेस्ट होना बाकी है कि एक्चुअली में यहाँ पे फूड का मतलब क्या है। और जब कोई कोर्ट के इस रिगार्डिंग डिसीजन आते हैं तो हमें एक बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी कि किस किस तरह के फूड आइटम्स के ऊपर आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद डिस्कशन आता है कि बेवरेजेस क्या होता है। तो बेवरेजेस आपकी कोई भी ड्रिंक्स हो, चाहे वो एल्कोहलिक हो चाहे नॉन एल्कोहलिक हो, वो सब बेवरेजेस के अंदर कवर होती है। ये बात अलग है कि अभी एल्कोहलिक लिकर वगैरह को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया तो उसका यहाँ पे रेलिवेंस नहीं बनता, लेकिन जो बेवरेजेस की डेफिनेशन है वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। क्या वाटर भी बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड होगा? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो वाटर को बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। बेवरेजेस उसके अलावा जो भी ड्रिंक्स होती है वो होती है, वाटर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो इस आर्ग्यूमेंट को कि वाटर बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो अगर आप दी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट देखेंगे तो वो जब जाके फूड को डिफाइन करता है तो वो हर खाने की चीज़ और पीने की चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड करता है, लेकिन उससे वाटर को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट को और सपोर्ट करेंगे कि वाटर आपका बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसी के बाद अगर अथॉरिटीज इस एक्सटेंट तक जाए कि वो पीने के पानी को तो बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड कर रही है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वाटर और भी किसी पर्पज से यूज आ रहा है, तो वो क्या इसे भी इंक्लूड करने लगेंगे बेवरेजेस के अंदर? तो इस चीज को कहीं पे भी, इस तरह के पानी को कहीं पे भी विदाउट एनी डिबेट बेवरेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये और आ सकता है कि मान लीजिए जैसे कोई ऐसा आइटम है, रसना जैसा आइटम है, जिसे आप वाटर के अंदर मिला के और उसके बाद उसे पीते हैं, तो क्या वो रसना भी बेवरेजेस के अंदर आ जाएगा? जो पाउडर आता है रसना का, तो इसके ऊपर डिसीजन भी आए हुए हैं कोर्ट्स के कि जो रसना है, जो कॉन्सेंट्रेट है, वो अभी बेवरेजेस नहीं है, वो बेवरेजेस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ तक के डिस्कशन से ये चीज़ की क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्चुअली फूड्स क्या होता है, बेवरेजेस क्या होता है। तो इसके बाद आप पूछें क्या सारे फूड्स एंड बेवरेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट है या कहीं पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल भी जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आना इसलिए जायज़ है कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन उस फूड्स एंड बेवरेजेस की प्रोक्योर आगे फर्दर सप्लाईज करने के लिए कर रहा है, कि मान लीजिए फूड्स एंड बेवरेजेस प्रोक्योर करके उसे आगे अपनी सेल्स के अंदर यूज़ कर रहा है, तो इस केस के अंदर तो क्या उसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा? तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप इस सेक्शन को आगे पढ़ेंगे तो वो स्पेसिफिकली बोलता है कि इस चीज़ को अगर आप फूड्स एंड बेवरेजेस को इसलिए ला रहे हो ताकि आप फर्दर सप्लाईज के अंदर उसे यूज़ कर पाओ,
तो आपको फूड्स एंड बेवरेजेस के ऊपर आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। और अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो वो बोलता है कि चाहे आप उसे गुड्स की तरह सप्लाई करें, सर्विस की तरह सप्लाई करें, या फिर आप उसे एज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कंपोजिट या मिक्स सप्लाई की तरह भी अगर आप सप्लाई करते हैं तो भी आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। तो अगर मैं आपको इसे एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को समझाने जाऊं तो आप इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। उसके अंदर एक तो कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका जो लर्निंग सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ आपको स्टे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से भी कोई एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट या मिक्स सप्लाई भी आपका फूड प्रोक्योर करके आगे उसे फर्दर सप्लाईज के लिए यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर हो, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। तो जब आपको यहाँ तक के डिस्कशन से ये चीज़ समझ आ गई कि आपका इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब फर्दर सप्लाईज के अंदर यूज़ हो रहा है तो आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको एक कंडीशन और भी दिमाग में आ सकती है कि मान लीजिए लो हम पे एक लाइबिलिटी डाल रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें उन्हें कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट की कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको अपने वर्कर्स को कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी मैंडेटरी हो जाती है। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर भी जो हम फूड प्रोक्योर कर रहे हैं उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक AAR गुजरात के जजमेंट को रेफर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग के अंदर कोलर इंडिया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्रोच करती है और वो उनसे ये पूछती है कि उनके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 46 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट उनके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उन्हें अपने वर्कर्स को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, और वो अपने वर्कर्स को एक कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और उसके जो भी चार्जेस बनते हैं उसका कुछ चार्जेस एम्प्लॉयर बियर करता है और बाकी चार्जेस उस एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे के अंदर क्या इस केस के अंदर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा जो फूड्स एंड बेवरेजेस उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से कंज्यूम किए जा रहे हैं? तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक अमेंडमेंट को रेफर किया जो सेक्शन 17(5) के अंदर लाया गया था 1 फरवरी 2019 से। 1 फरवरी 2019 से पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कोई मैंडेटरीली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती थी तो वो सिर्फ जैसे रेंट अ कैब की फैसिलिटी हो गई, कोई इंश्योरेंसेज हो गए, अगर आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे तो सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता था। लेकिन 1 फरवरी 2019 से एक अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 17(5) के अंदर, और जो फूड्स एंड बेवरेजेस वाली एंट्री थी उसके बाद भी ये बात डाली गई कि अगर अपने एम्प्लॉयज़ को किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आपको मैंडेटरी है आपको वो प्रोवाइड करना, तो ऐसे केस के अंदर भी आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा और आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रोविजो डालने के बाद भी फिर एक कंफ्यूजन अराइज हुआ कि ये जो प्रोविजो डाला गया था ये यहाँ पे जो सब क्लोज 3 था जो ट्रैवल बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करता था उसके बाद डाला गया, तो लोगों को ये कंफ्यूजन आया कि क्या ये जो इस प्रोविजो का बेनिफिट है ये सिर्फ ट्रैवल वाले तक रेस्ट्रिक्ट रहेगा या ये फूड्स एंड बेवरेजेस को भी कवर करेगा। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक सर्कुलर लेके आई और उस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये पूरा का पूरा इस क्लोज के लिए अप्लाई करेगा और फूड्स एंड बेवरेजेस को भी ये कवर करेगा प्रोविजो। तो इसके बाद ये क्लैरिटी मिली कि अगर आप फूड्स एंड बेवरेजेस को भी किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको मैंडेटरीली प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो भी आपको उस केस के अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसी लाइन के ऊपर डिस्कशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की तरफ से भी दिया गया और उन्होंने ये बात कही कि जिस एक्सटेंट तक कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से की जा रही है उस एक्सटेंट तक उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका अलाउ कर दिया जाएगा और वो 17(5) के अंदर ब्लॉक नहीं होगा। तो जब आपको यहाँ तक का डिस्कशन समझ आ गया होगा तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये बनता है कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस के अंदर कोई कॉफ़ी मशीन्स लाते हैं रेंटल्स के ऊपर, या आप कोई शेफ़ होता है आपके ऑफिस के अंदर, या फिर आप कोई यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, तो क्या आपको उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके ऊपर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सिंस सेक्शन 17(5) सिर्फ फूड्स एंड बेवरेजेस का आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करता है, ब्लॉक करता है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपकी एक डिबेटेबल इशू बन जाती है। तो अगर आप इनमें से भी किसी चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो आई होप आपको हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन से फूड्स एंड बेवरेजेस के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, फूड्स क्या होते हैं, बेवरेजेस क्या हो सकती है, किन केसेस के अंदर ले सकते हैं, किसके अंदर नहीं ले सकते, ये कोई स्पेशल आइटम्स है, कॉफ़ी मशीन्स है, शेफ्स है, यूटेंसिल्स है, इनके ऊपर आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आई होप आपको हमारी इस पूरी डिस्कशन से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।